बिना मरे आप कमाल नहीं कर सकते। लोग मरने को तैयार नहीं होते ना, इसलिए वो 10 to 5 में मस्त हो जाते हैं। पर्दा प्रथा हमारे यहाँ कहाँ थी? अगर फिर सीता का स्वयंवर कैसे होता? जी हाँ, बिल्कुल। या द्रौपदी का स्वयंवर कैसे होता? जी हाँ। अगर पर्दा प्रथा होती है तो फिर तो पर्दे में बैठी होती वो। मंगल लग्न का आदमी हो या मंगल राशि का आदमी हो, अगर उसके पास में दिशा हो तो वो दशा बदल सकता है। जब तर्क वितर्क होता है तो कहीं नतीजा नहीं निकलते। जी हाँ। टीवी में डिबेट दिखती है, कुछ होता है? कुछ नहीं होता, बकवास होती है। चंद्रमा ने गुरु का सिस्टम बिगाड़ दिया। जो पत्नी के साथ रह रहा था और जो पत्नी प्रसन्न नहीं थी, अगर प्रसन्न होती तो क्यों जाती? बुध वो ग्रह है जो दुनिया में जो हो रहा है उससे बियॉन्ड जाके बात कर रहा है, आगे की बात कर रहा है, इसलिए उसको युवा बोलते हैं। नमस्कार, मैं कविता चैतन्य एबीसी चैनल के अजय भामी पॉडकास्ट में आपका स्वागत करती हूँ। कुछ दिनों से हमारे ग्रहों के ऊपर और ज्योतिष के ऊपर काफ़ी चर्चा चल रही है। हमने सूर्य और चंद्रमा पर बात की। आज हम डॉक्टर भामी सर से आगे ग्रहों की बात करेंगे, तो आइए उनका स्वागत करते हैं। नमस्कार सर। नमस्ते सर, पिछली बार आपने सूर्य और चंद्रमा के बारे में जो व्याख्या की थी वो बड़ी अद्भुत थी। आज हम मंगल ग्रह को लेते हैं। पहले मंगल की उत्पत्ति की बात करें तो मंगल की उत्पत्ति कहते हैं शिव के पसीने से हुई और पृथ्वी ने उन्हें पालन पोषण किया उनका, तो इसलिए उनको पृथ्वी पुत्र भी कहते हैं। तो अब जो मंगल का स्वरूप है उसमें कहीं ना कहीं शिव और पृथ्वी के गुणों का भी समावेश होना चाहिए। एक्चुअली क्या है कि जब हम ग्रहों की बात करते हैं तो ग्रह बेसिकली जो मेन देवी देवता हैं हमारे, ब्रह्मा विष्णु महेश एंड ऑल दैट, इवन देवियाँ भी, उन सभी का प्रतिनिधित्व करते हैं। उन सब की एनर्जी उनके पास है। तो एक कहानी ये है जी। जो आपने बताई, तो ऐसे और भी कहानी है। तो उसमें हमको कहानी से हमको क्या मालूम पड़ता है कि इसके पास, जैसे आपने बोला, मंगल के पास शिव की एनर्जी है। जी। एक और कहानी है कि जब हिरण्यकश्यप का जो भाई हिरण्याक्ष था वो पृथ्वी को लेकर पाताल लोक में चला गया। जब पाताल लोक में चला गया तो उस समय भगवान विष्णु ने वराह का रूप रखा था। उस रूप को रखा उसने और उसको पृथ्वी को पाताल लोक से लाके पृथ्वी पर वापस लेके आए। और उसके बाद में पृथ्वी बड़ी मतलब अभिभूत हुई, बड़ी प्रसन्न हुई। फिर वो अपने नॉर्मल रूप में आ गए विष्णु। नॉर्मल रूप में आ गए तो उसको देख के तो चकाचौंध हो गई। वो पृथ्वी के मन में आया कि आप साहब मुझसे विवाह भले ना करें लेकिन मुझे एक पुत्र प्रदान करें। तो उनका इतना एनर्जी जो था और इतना मतलब लाखों सूर्य के समान चमक रहे थे, वो तो पॉसिबल नहीं था। तो उन्होंने अपना रूप को रिड्यूस किया उसी हिसाब से। तो कथा कहती है कि उनके साथ रहे। ये कथा आपके वाली है। जी जी। तो उसके बाद में मंगल पैदा हुआ। मंगल को भूमिपुत्र कहते हैं। तो इन कथाओं से कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे सारे देवी देवता चाहते थे कि इस ऐसे एक ब्रह्मांड की रचना हो जो वो तो ना चलाएं, उनके जो प्रतिनिधि हैं वो चलाएं, चाहे सूर्य हो, मंगल हो, बुध हो। तो इस तरह की रचना की। जो मेन ग्रह थे वो तो उन्होंने ब्रह्मा जी ने जैसे सूर्य को, और यहाँ विष्णु की एनर्जी भी है, शिव की एनर्जी भी है। तो अच्छा, दूसरा मंगल जो है, मंगल कार्तिकेय जो हैं शिव के पुत्र, उनसे जोड़ते हैं। इनके शायद आदि देवता हैं। आदि देवता है ना, उनसे उनको जी। जोड़ते हैं। तो कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि सारे देवी देवताओं की एनर्जी इनके पास है। इसीलिए ये दुनिया या पृथ्वी लोक पे जो हम लोग हैं इतने हज़ारों सालों से चल रहे हैं और पृथ्वी चल रही है और हज़ारों सालों तक चलेगी, लाखों सालों तक चलेगी। इसलिए क्योंकि ये सब कार्य प्रभु की मर्जी से हो रहा है। चाहे उसको ब्रह्मा बोलो, चाहे उसको विष्णु बोलो, चाहे उसको शिव बोलो। सर, हमने सूर्य और चंद्रमा की बात की थी तो उन्हें एक एक राशि का स्वामित्व मिला है। अब बाकी ग्रहों की बात करेंगे कि सब दोनों, हर ग्रह के पास दो दो राशियों का स्वामित्व है। तो इनके लिए आपने कुछ लाइंस लिखी है यहाँ पर कि दो राशियों का स्वामित्व उनके व्यक्तित्व को एक नए आयाम प्रदान करता है।
उनके पूर्ण प्रभाव को हम दोनों राशियों का विचार किए बिना पूरी तरह नहीं समझ सकते। यह बहुत ही विचित्र और अचरज भरा लगता है कि हम ग्रहों की दोनों राशियों के व्यवहार का अध्ययन करते हैं तो हमें उनका व्यक्तित्व बटा हुआ जान पड़ता है। देखिए, जब हम बात करते हैं सूर्य और चंद्रमा की, तो सूर्य एक है, चंद्रमा एक है, हम कहने को तो मंगल भी एक है, लेकिन उनकी राशियां भी एक हैं, क्योंकि वहाँ पर दो नहीं हो सकते। लेकिन मंगल को या और ग्रहों को आप एक व्यक्तित्व में नहीं बांट सकते, उनके दोनों रूप हैं। जैसे मंगल की दो राशियां हैं, एक मेष है, एक वृश्चिक है। जी। जब एरीज है, मेष है, तो वो एक बड़ी फोर्सफुल राशि है। वहाँ मंगल अपने पूरे एग्रेशन के साथ, प्रभाव के साथ, लीडरशिप क्वालिटी के साथ और पूरे एक बिल्कुल जो बदलाव की स्थिति में बदलाव चाहता है वो। दोनों ही अग्नि तत्व हो गए, अग्नि मंगल भी तत्व हैं। अग्नि, मेष भी तो अग्नि। यहाँ पर जो अग्नि है बड़ी एपरेंट अग्नि है, बड़ी फोर्सफुल अग्नि है और बदलाव चाहती है और दुनिया की शुरुआत करना चाहती है। जी। या आप जिनकी राशि है या जिनका लग्न भी है, तो वो बदलाव करना चाहते हैं अपनी स्थिति में। अगर वहाँ पर मंगल मेष का हो तो वो जहाँ भी बैठा हो, अगर ढंग से बैठा हो तो क्या बात है। तो वो चाहते हैं कि मेरी स्थिति में बदलाव आना चाहिए, ताकि मैं अपना बदलाव कर सकूं और कम से कम अपने परिवार का बदलाव कर सकूं। और अगर आदमी ज़्यादा एम्बिशियस हो तो फिर वो उसका और विज़न बढ़ जाता है। जब आपका विज़न बढ़ जाता है तो आप यूनिवर्सल होने का प्रयास करते हैं कि मैं कैसे कैसे करूं। तो वहाँ पर उसके लिए वो जो एरीज की राशि है, मेष की राशि है, तो वहाँ पर मंगल में वो एनर्जी है कि जो बिल्कुल दहाड़ने वाली एनर्जी है, मरने मारने वाली एनर्जी है, फोर्सफुल एनर्जी है और बदलाव की एनर्जी है। और उसमें हर क्षण कुछ ना कुछ नया घटता रहना चाहिए। और जब हम उसको स्कॉर्पियो में आते हैं तो फिर यहाँ पर जो एनर्जी है मेष में, जो है मरने मारने की एनर्जी है, मर जाओ या मार दो। हाँ जी। लेकिन उसका ये रूप तो वही रहता है, लेकिन बदल जाता है। जब स्कॉर्पियो में आता है वो, तो वहाँ पर वो मेष में वो सामने वाले को मारना चाहता है या सामने वाला कार्य करना चाहता है, सामने जो भी चैलेंज है उसको जीतना चाहता है। आर पार की बात आर पार की बात है। लेकिन जब वो स्कॉर्पियो में आता है तो स्कॉर्पियो जो है अष्टम साइन है। जी हाँ। अष्टम साइन जो है ये थोड़ा सा बड़ा सीक्रेटिव साइन है। और जल तत्व भी है, तो जल कहीं ना तत्व कहीं भी। उसका जो एग्रेशन है वो ठंडा नहीं हो जाता, कम नहीं हो यहाँ जाता। पर उसके पास गुप्त ऊष्मा जो होती है, इसको लेटेंट हीट बोलते हैं। तो लेटेंट हीट है उसके पास में ही, उसकी हीट तो रहेगी। जी। वहाँ तो एकदम फायर है, विस्फोट हो रहा है, विध्वंस हो रहा है, वॉल्केनो फट रहा है। वहाँ पर जो उसके भीतर की एनर्जी है वो प्रकट हो रही है। और यहाँ पर दो घटनाएं होती हैं। मृत्यु, तो मृत्यु किसकी? उसकी स्वयं की। या मृत्यु भी तो होगी ना, मृत्यु औरों की तो बाद में होगी, उसकी भी तो होगी ना। और मृत्यु भी होगी और जीवन भी होगा। तो उसके पास में मृत्यु तो एरीज में उसको पूरी दिखती है, जहाँ वो मार सकता है, लेकिन यहाँ वो जीवन भी दे सकता है, क्योंकि अष्टम जो भाव है उसका मतलब सेक्स से भी है। और सेक्स से आप अंत में एक नए जीवन की शुरुआत करते हैं। तो जीवन प्रदायिनी भी हो गया। तो यहाँ पर वो जीवन की बात भी कर रहा है और मृत्यु की बात भी कर रहा है। तो जीवन और मृत्यु, और वहाँ विध्वंस की बात कर रहा है, औरों को मारने की बात कर रहा है, औरों को जीतने की बात कर रहा है। तो यहाँ पर वो खुद को हारने की बात कर रहा है। अच्छा, क्योंकि जो उसकी एनर्जी है वो इतनी फोर्सफुल है, क्योंकि वो सेक्स में डिसिपेट होगी, वो उसका क्षीण होगा, क्षय होगा। जब क्षय होगा तो वो फिर नॉर्मल हो जाएगा, उसका फोर्स खत्म हो जाएगा। उसका फोर्स खत्म हो जाएगा तो फिर वो बिल्कुल सहज हो जाएगा। और सहज हो जाएगा, इधर से दूसरी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, इधर से क्रिएशन हो जाएगी, इधर नया बच्चा आ रहा होगा। तो वो पूरा बदलाव की बात है। इसलिए हमने मंगल ग्रह बोला, शुभ करने वाला बोला। विवाह में हम मंगल का बड़ा महत्व रखते हैं, क्योंकि वहाँ से जीवन की शुरुआत है। मंगल के स्वभाव में इच्छाओं और भावनाओं का कोई स्थान नहीं है।
पर वे निराशा और पराजय को सहज स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि इनके आदि देवता भी वही हैं, कार्तिकेय हैं। तो ये लक्ष्य प्राप्ति करने के लिए अपने समस्त शक्तियों के साथ उस समय तक लगे रहते हैं जब तक ये अपने उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर सकते। तो शायद ये तो निराशा और पराजय स्वीकार ही नहीं कर सकते, जो मंगल प्रधान लोग हैं। देखिए, मंगल प्रधान आदमी जो है, जो युद्ध के लिए बात कर रहा है, जो मरने मारने की बात कर रहा है, जी। जो जीतने की बात कर रहा है, जो युद्ध इसलिए लड़ता है कि वो युद्ध नहीं लड़ना चाहिए जिसमें हार की उम्मीद हो। एक फौज का एक सिद्धांत है कि उस युद्ध को शुरू नहीं करना चाहिए जिसमें आपको इतना सा भी अंदेशा हो कि आप हार सकते हैं। तो पहली बात तो ये मंगल के लोग ये पूरा प्लानिंग करते हैं, अगर हम इस युद्ध में जा रहे हैं तो हमको जीतना है। जी तो हाँ। जीतने के लिए जितने भी प्रयास हो सकते हैं, जितने भी पेशेंस जी, की बात जी। कर रहा हूँ, जबकि वो एग्रेसिव प्लानट है, लेकिन जब युद्ध में जाएगा तो अगर उसकी सेना, जैसे फौज भी है, अगर किसी मोर्चे पे फौज हार रही होती है तो पीछे हट जाती है, क्योंकि उसे हार पसंद नहीं है। लेकिन पीछे हटना ठीक है, खुद पीछे हटने में कोई बुराई नहीं है, हम अपने हिसाब, हाँ ये हमारी स्ट्रेटेजी है। तो मंगल के लोगों की ये स्ट्रेटेजी होती है कि खुद ही पीछे हट जाओ बजाय कि हार के, क्योंकि हार को वो बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि उनके लिए जीतना जो है जीने मरने के समान है। और जब भी कोई मरने को तैयार होता है तो फिर वो हारता नहीं है। जीतना भी चाहता है, जीत गए तो ठीक है, तो वो हार जाता है। लेकिन जब आप मरने को तैयार हो किसी भी फील्ड में, चाहे ये आध्यात्मिक फील्ड हो चाहे भौतिक फील्ड हो, आध्यात्मिक फील्ड में भी जिन लोगों ने कमाल किया है मरने को तैयार थे, और भौतिक फील्ड में भी जिन्होंने बदल दिया है सब कुछ, वो मरने को तैयार थे। तो बिना मरे आप कमाल नहीं कर सकते। लोग मरने को तैयार नहीं होते ना, इसलिए हाँ। वो पाने के लिए तैयार है, मरने इसलिए के वो लिए 10 नहीं। to 5 में मस्त हो जाते हैं। जी जी। सब अभी जो व्याख्या की, इसके विपरीत ये भी है कि जैसे यहाँ मैं शब्द पढ़ती हूँ, हिंदी व संस्कृत भाषा में मंगल शब्द का अर्थ है शुभ, कल्याणकारी। देवी पृथ्वी से इसकी उत्पत्ति होने के कारण इसे भूमिपुत्र के नाम से जाना जाता है। और अब यहाँ पर दूसरी बात करें, जब मिलापक की बात आती है तो मंगल दोष को बहुत भयावह माना जाता है। कैसे, मतलब मांगलिक नाम आते ही लोगों के मन में एक डर सा बैठ जाता है, अरे बच्चा देखिए, मांगलिक है, कैसे वो होगा। तो एक षड्यंत्र है, उसकी मैं बात बाद में करता हूँ। लेकिन मैं पहले बात ये करता हूँ कि ये जो पृथ्वी है, पृथ्वी उत्सव की जगह है। आप उत्सव आकाश में नहीं करते। बिल्कुल। जो आपका उत्सव होगा, सेलिब्रेशन होगा, वो पृथ्वी पे हो सकता है। तो पृथ्वी पुत्र है तो मंगल की बात करता है, शुभ की शुभता की बात करता है कि पृथ्वी को सेलिब्रेशन पसंद है। क्योंकि जब पृथ्वी खुश होती है तो पृथ्वी की जो फूल पत्तियाँ देखो आप, पृथ्वी के जंगल देखो, जो नेचर को आप देखो, नेचर में, तो वो प्रसन्न है, वो सेलिब्रेट हो रही। पृथ्वी अपने आप को सेलिब्रेट करना चाहती है। तो मंगल भी आपके माध्यम से आपके घर में, आपके माहौल में, आपके वातावरण को शुद्धता और शुभता देना चाहता है, इसलिए शुभ विवाह लिखा होता है। हाँ जी। शुभ विवाह लिखते हैं हम लोग। तो वहाँ पर तो ये है। जहाँ तक रह गया मंगली, ये एक बड़ा भारी षड्यंत्र है मंगली होना। और एक्चुअली है क्या कि जिस समय ये मंगली की हमने बात शुरू की थी, शास्त्रों में तो ज़्यादा ही इसका शास्त्रों में ज़्यादा है। जिस समय शास्त्र लिखे गए, जी। इसमें भी गड़बड़ है। ये करीब 2000 साल पहले लिखे गए, 1500 साल पहले हैं, तो पुराने लिखे गए, चेंज कर दिया गया। तो उस समय जो एक हमारे ऊपर आताताई थे वो आना शुरू हो गया। मुसलमानों का, इस्लाम का आक्रमण हुआ, फिर औरों का आक्रमण हुआ। और जब औरों का आक्रमण होता है, अगर आप हार जाएं तो उनका जो अटैक जो होता है, सबसे पहले आपका जो कमज़ोर है नस, जी हाँ, वो आपका स्त्री घर परिवार होता है। तो उन्होंने उसके ऊपर आक्रमण करना शुरू कर दिया। तो वहाँ पर एक ज़रूरत पड़ी कि हमको एक पर्दा प्रथा हमारे यहाँ कहाँ थी। अगर फिर सीता का स्वयंवर कैसे होता, जी हाँ, बिल्कुल। या द्रौपदी का स्वयंवर कैसे होता। जी हाँ, अगर पर्दा प्रथा होती तो फिर तो पर्दे में बैठी होती वो, तो पर्दे में तो नहीं बैठी थी। तुम्हारे यहाँ तो पर्दा प्रथा थी, और हमारे यहाँ तो स्वयंवर की बात थी। 8 प्रकार के विवाह हमारे यहाँ लिखे हुए हैं। तो 8 प्रकार के विवाह में एक विवाह ये भी है, सामाजिक विवाह जिसको हम करते हैं। तो वहाँ पर एक ऐसा समय आया था कि जब आपको मैन पावर की ज़रूरत थी। जी हाँ,
आपके घर में मान लो बेटा हो या बेटी हो या कुछ भी हो, जो आपके घर में मान लो कोई लड़की आ रही है, आपके बेटा है घर में, लड़की आ रही है, तो ऐसी लड़की चाहिए थी जो घर के कामकाज में हाथ बटाए, क्योंकि खेती हमारा मेन लक्ष्य था। जी। और खेती से ही हमारा परिवार चलता था, और खेती में बहुत ना ट्रैक्टर था ना बहुत सारी सुविधाएं थी, तो बहुत सारे काम हाथ से करने पड़ते थे। तो एक ऐसा व्यक्ति चाहिए था जो आके अपनी आइडेंटिटी हमारी आइडेंटिटी से मिला दी। जब हमारी बेटी दूसरे घर में जाती थी तो वही नियम वहाँ भी लागू होता था, तो दोनों के नियम एक ही थे। तो उस नियम से तो एक हमको ज़रूरत थी लोगों की, मैन पावर की, वुमेन पावर की। तो इसलिए हमने ऐसा किया कि हमारे आके वहाँ जाए। तो हमको फिर वहाँ पर ऐसा मंगल चाहिए था, उस लड़की का मंगल ऐसा हो जो एग्रेसिव ना हो, और जो हमारे घर के लड़के के मंगल से एडजस्ट करे। और सेम रूल जब था, जब हमारी बेटी कहीं जाती है तो वहाँ पर भी ऐसा लगे। तो ये फिर ये था। उसके बाद क्या हुआ, फिर मुग़लों का आक्रमण हुआ, फिर औरों का आक्रमण हुआ, फिर मुग़लों ने जो अत्याचार किए, तो उसको मुग़लों में जो पर्दा प्रथा थी ज़्यादा, हमारे यहाँ नहीं थी, उनके चक्कर में हमारे यहाँ भी हो गया। फिर शास्त्र भी बदल दिए जाते हैं। तो ये बड़ा भारी षड्यंत्र है, इस पर कोई बात नहीं करता। तो ये भी एक मुश्किल है। अब मंगल के प्रतीक की बात करें तो यहाँ आपने लिखा है शक्ति का स्रोत। तो मंगल का जो रेखांकन है एक व्रत के रूप में है, जिसमें से एक तीर का निशान अनंत की ओर संकेत कर रहा है। तो यहाँ किस अनंत की बात हो रही है? देखिए, वो जो मंगल की बात ग्रह से करें या इसके रेखांकन से, जी। तो दोनों स्थितियों में वहाँ नीचे जो है एक राउंड है, वो एटम है जो बड़ा हो गया है, और उसके साथ साथ में एक एरो है, तीर है, और नीचे एटम है। मैंने जैसे बोला एटॉमिक वर्ल्ड है ये, तो सारे एटम, हमारा शरीर भी एटम से बना हुआ है, ये माहौल यहाँ भी एटम है, सब एटम से दुनिया चलती है। तो वो जो एटॉमिक एनर्जी है उसकी, और उसके साथ में वो कहीं जा रहा है, वो उसके पास में दिशा की कमी है, फोर्स पूरा है। और अगर मंगल लग्न का आदमी हो या मंगल राशि का आदमी हो, अगर उसके पास में दिशा हो, जी हाँ, तो वो दशा बदल सकता है, ना केवल अपनी, बल्कि जितना व्यापक उसका विज़न हो, वहाँ तक वो सबकी दशा बदलने की क्षमता रखता है, क्योंकि उसमें इतना फोर्स है। उसके बाद एटॉमिक एनर्जी भी है, उसके बाद अपना फोर्स भी है। वो रॉकेट की तरह जा रहा है, और रॉकेट आज के ज़माने में जब जाता है तो सीधा वहाँ जाके जो टारगेट है, टारगेट उसको सेट करना पड़ेगा। अगर टारगेट नहीं है तो मुश्किल है। अगर वो टारगेट ढूंढ ले या टारगेट उसको मालूम हो, तो मैं नहीं समझता कि इससे ज़्यादा फोर्सफुल कोई एनर्जी कभी थी या कभी है या कभी होगी। या तो अर्जुन का धनुष बाण, वो भी, उसमें भी एरो था। आज भी जो टारगेट हो रहे हैं, जो जितने युद्ध हो रहे हैं रशिया और यूक्रेन में, तो रशिया का जो जाता है रॉकेट सीधा जाके उसी प्लेन को हिट करता है या उसी बिल्डिंग को हिट करता है। तो अगर टारगेट हो तो कमाल की बात है। अब बुध ग्रह की बात करें तो जो बुध की संरचना है, जो स्वरूप है, बहुत ही सुंदर एक बालक की बताई गई है, और इसमें मंत्रिमंडल में इसको राजकुमार बोला गया है, जिसको बोला बुद्धि का प्रतीक भी बोलते हैं। पर इसकी जो कथा की अगर बात करें तो वो तो कथा तो बहुत ही रोचक भी है और उत्तेजक भी है। तो इसका प्रभाव कैसे व्यक्ति विशेष पर पड़ेगा जो बुध प्रधान होंगे? देखिए, हमारे जो ग्रहों का है ना वर्णन, इनकी जो कथाएं हैं सिंबॉलिक हैं, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ कि ज्योतिष जो है ना साइन, सिंबल और स्टोरीज में है। तो यही हम यहाँ बात कर रहे हैं। साइन है, हर राशि का अपना साइन है, और सिंबल है, फिर ग्रहों के सिंबल हैं, और फिर ग्रहों से जुड़ी हुई स्टोरीज हैं, कहानियाँ हैं। और कहानियों को जो है, जो हमारा जो मन है ना, वो आज भी बालक जैसा मन है, बाल मन है हम सबका। तो बाल मन है, तो जो कहानियाँ हैं वो हमको याद हो जाती हैं, और हम कहानियों को नहीं भूल पाते। और वैसे भी हर आदमी की कहानी होती है। आपकी कहानी है, मेरी एक कहानी है, महात्मा गांधी की कहानी है, टॉल्स्टॉय की कहानी है, कहानी हर आदमी की है।
तो अगर इन सब की कहानी है तो ग्रहों की कहानी होना चाहिए, जी। उनको याद रखने के लिए। तो हमने ग्रहों की कहानी बनाई, हमने मतलब हमारे ऋषियों ने। पर जो अलग अलग जो कहानियां बनी है ग्रहों को लेकर, कुछ तो ऑथेंटिक होंगी ना इसमें, कुछ साइंटिफिक रीजन वो मतलब उसमें कुछ टच भी होगा, कुछ ज्योतिषी टच भी होगा उसमें, सभी कुछ है उसमें, पौराणिक भी है, ज्योतिष भी है, आध्यात्मिक भी। आध्यात्म सब कुछ है। क्योंकि जब ये ब्रह्मांड बन रहा था, मैं कहीं पढ़ रहा था कि जो बुद्ध जो है वो ईला या ईडा नाम की लड़की से शादी करना चाहता था। अच्छा। जी, एक अलग अलग कहानी है। हम्म। वो शादी करना चाहता था, तो वो जो ईडा जो है वो पहले पुरुष था। अच्छा। ओके। तो एक बार कहानी ऐसी बोलती है कि शिव और पार्वती जंगल में क्रीड़ारत थे, और ये कहीं भटकता हुआ वहाँ पहुँच गया। जी। तो उन्होंने इसे कहा, वहाँ अलाउड नहीं था जाना, तो इसको स्त्री बना दिया, अच्छा। ईडा को, ईला या ईडा। तो उसको स्त्री बना दिया, तो स्त्री बन गया, तो इसको फिर स्त्री जैसा हो गया। तो उसके बाद में इसकी शादी बुद्ध से होती है। ये बुद्ध की दूसरी कहानी है, ये अलग कहानी है। हाँ। अब वो शादी होती है, तो उससे फिर जो संतान होती है, वहाँ से जो चंद्रवंश शुरू होता है, चंद्रवंश की कहानी है, जिसमें बाद में जाके ये भगवान कृष्ण पैदा होते हैं। तो एक तो सूर्यवंश है, एक चंद्रवंश है, तो ये भी एक कहानी है, तो कनेक्टेड है। तो बहुत सारी कहानियाँ हैं। और बाद में वो जो ईडा है वो 1 महीने के लिए पुरुष हो जाता है, 1 महीने के लिए स्त्री हो जाता है। अच्छा। ये शिव का है। तो इस तरह की बहुत सारी कथाएं हैं। उन सारी कथाओं में न जाकर मैं आपकी कथा पर आता हूँ। तो चंद्रमा जो है बृहस्पति के पास में ज्ञान प्राप्त करने को जाता है, जी। और चंद्रमा जो है बृहस्पति को ज्ञान प्राप्त करने जाता है। चंद्रमा बृहस्पति बूढ़े हैं, उनकी जो पत्नी है तारा है, तो उसके पास में सारा आध्यात्मिक ज्ञान तो है, लेकिन भौतिक ज्ञान नहीं है। जबकि वो यंग है, ये गुरुजी बूढ़े हैं। जी। तो कथा ऐसे बोलती है कि एक सुबह जब कभी वो स्नान के लिए नदी पे गए, तो ये इतना सुंदर है चंद्रमा, तो उसकी पत्नी का नाम तारा था। जी। तो उनका दिल आ जाता है, तो दोनों इलोप हो जाते हैं, यानी चले जाते हैं। जी। जी। और दोनों इलोप होके दोनों साथ रहते हैं काफ़ी लंबे समय तक। उसके बाद में वो प्रेग्नेंट हो जाती है तारा प्रेग्नेंट हो जाती है। तो कथा ऐसे बोलती है, तो फिर चंद्रमा का मन भर जाता है, तो वो उसको, कई तरह से कथा है, एक सिंपल बता देता हूँ। तो वो दोबारा से उसको उसके पास भेज देता है। इधर बृहस्पति ढूंढते रहते हैं क्या हुआ, तारा कहाँ है, बुद्ध कहाँ है, उन्हें कहीं मिलते नहीं है। तो सडन एक दिन तारा आ जाती है, प्रेग्नेंट है, थोड़े परेशान हो जाते हैं। तो उसके बाद में एक पुत्र पैदा होता है। कथाएं तो कई तरह की हैं। एक कथा तो ये भी है कि बृहस्पति इतने नाराज़ हो गए कि उन्होंने उसकी कोख में से बच्चा निकाल के फेंक दिया इस पर, बिल्कुल फर्श के ऊपर या ज़मीन के ऊपर। बच्चा नाचने लगा। बुद्ध इतना पावरफुल था क्योंकि उसका जो स्पर्म था वो चंद्रमा का था। तो तारा भी अपने आप में बहुत महान स्त्री थी। तो नाचने लगा, तो बच्चा इनको बहुत पसंद आया। तो उन्होंने कहा ठीक है, ये मेरा बेटा है, इसमें अपना बेटा मान लिया। और मून, चंद्रमा जो है बदमाश भी है, मन बदमाश है ना बेसिकली। तो वो कहता है इनका तो पुत्र ही नहीं, हो ही नहीं सकता, इनका कैसे हो सकता है, ये तो मेरा है। तो उसको लेके युद्ध हो जाता है। युद्ध में इधर गुरु के साथ सारे लोग, सारे ग्रह हो जाते हैं, और उधर शुक्र भी साथ देता है दैत्यों का। तो बड़ा भारी युद्ध होता है आकाश में। उस युद्ध को टालने के लिए फिर ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। फिर वो सब मामला नॉर्मल होता है। तो फिर मालूम पड़ता है कि सर ये बुद्ध जो है, इसका इस तरह से बुद्ध अपने अस्तित्व में आता है। तो ये कहानी है बुद्ध के पैदा होने की। तो इसको, कहानी को अगर हम ऐसे समझें, जो मैं समझता हूँ कहानी को, कि जो बृहस्पति जो है, गुरु जो है, गुरु मीन्स इस्टेब्लिशमेंट, व्यवस्था, सिस्टम जो बना हुआ है। जो बना हुआ सिस्टम है वो बृहस्पति है। ऑर्डर, एक
ऑर्डर है। जी हाँ, और जो चंद्रमा जो है, मन नया ऑर्डर चाहता है, नया सिस्टम चाहता है, बिल्कुल। नयापन चाहता है, वो नई बात करता है। वो नई बात पुरानी बात को पसंद नहीं है। तो जो दोनों के बीच में क्लैश होगा तो फिर तर्क पैदा हो जाएगा, तर्क या लॉजिक। इसलिए वहाँ बुद्ध पैदा हो जाता है। तभी बुद्ध के लिए तो वर्ड एक तो बोला गया है कि कहानी तो तर्क। ये है, लेकिन अब जो भी पुराने सिस्टम हैं, एक दिन था कि आपको लगता था कि मोबाइल नहीं आ सकता, जी हाँ, अब मोबाइल आ गया। फिर लगता था एआई नहीं आ सकता। तो नया सिस्टम आता है तो पुराने सिस्टम को दिक्कत होती है। लेकिन इस तरह से दुनिया में विस्तार होता है। तो आई थिंक कथा तो सिंबॉलिक है, जी प्रतीकात्मक है, लेकिन किस तरह से ये दुनिया में तर्क आया उसकी बात है। अब इसमें इतना झंझट तो होना चाहिए, क्योंकि पूरे सिस्टम को बिखारने के लिए अब चंद्रमा ने गुरु का सिस्टम बिगाड़ दिया, उसका ऑर्डर बिगाड़ दिया, उसकी व्यवस्था खराब कर दी। जो पत्नी के साथ रह रहा था और जो पत्नी प्रसन्न नहीं थी, अगर प्रसन्न होती तो क्यों जाती? ठीक है, अनुसुईया तो नहीं जाती, जी अनुसुईया का अलग है, जी उसके साथ छल होता है। यहाँ छल नहीं होता, वो खुद छल करती है। जी तो इसका मतलब क्या है कि वो प्रसन्न नहीं है। तो जब सिस्टम से लोग, जो पुराना सिस्टम है वो छिन्न भिन्न हो जाता है, तो जो मन है, विचार है, उस सिस्टम में नयापन लाना चाहता है। जब वो नयापन लाना चाहेगा तो तर्क पैदा हो जाएगा। तो ऐसे मैंने ज्योतिष को ऐसे समझा। सर जैसे बुद्ध को बालक की संज्ञा दी गई है, पर बुद्ध को समझना, उसका विश्लेषण करना बहुत ही मुश्किल है कि उसे किस तरह समझा जाए। उसको शुभ ग्रहों में भी माना जाता है, अशुभ ग्रहों में भी माना जाता है। तो यहाँ पर क्या उसका दोनों राशियों का द्विस्वभाव होना है या कुछ और, या जैसे हमने कथा की बात की, इसका कुछ प्रभाव है? नहीं, बालक तो इसलिए समझा जाता है उसको क्योंकि बुद्ध बेसिकली बहुत ही इंटेलिजेंट आदमी है, और विचित्र भी है। विचित्र भी है, इंटेलिजेंट भी है। और जब भी कोई इंटेलिजेंट आदमी होता है तो वो, उसका दिमाग बड़ा वाइब्रेंट होता है। जी हाँ, जो दिमाग उसका वाइब्रेंट होगा तो हमेशा यंग रहेगा वो। जब बिल्कुल। आपका दिमाग ठस हो जाता है तो आप एजेड होना शुरू हो जाती हैं, ठीक है, क्योंकि इसका दिमाग हमेशा यंग है, इसलिए यंग है। इसको हम तो ऐसे बोलते हैं बुद्ध यंग है, जो युवा हाँ बुद्ध है। जी जी, युवा इसलिए है कि वो तरोताज़ा बातें कर रहा है, वो नई बातें कर रहा है, तार्किक बातें करता है वो, मतलब तार्किक भी, नई भी, मन से परे, मन बुद्धि से से बात कर रहा है। हाँ, नहीं, मन से परे नहीं। उसके मन में जो विचार है उसको नाप तोल के नए तरीके से प्रस्तुत करने का करता है। अच्छा जी, और जब भी मन कोई नए तरीके से बात को करेगा तो लॉजिकल बात तो होगी। बिल्कुल। तो क्योंकि चंद्रमा का बेटा भी है, हमको भूलना नहीं चाहिए। हाँ वो जी, चंद्रमा का बेटा है, तो विचार जो उसके पास है उस विचार को नाप तोल के, चंद्रमा नाप तोल नहीं कर रहा। जी चंद्रमा भाग गया, उसको जो होगा उस तारा को लेके भाग गया, जो हो सो जी हो। जी, लेकिन ये नाप तोल कर रहा है। तो नाप तोल करेगा तो विचार को नाप तोल कर रहा है। जो आदमी विचार को नाप तोल कर रहा है, चाहे वो बूढ़ा भी हो, जवान होता है, इसलिए हम उसको जवान कहते हैं। जी वैसे तो हमने तो इतना लिख दिया, दिमाग नहीं लगाते ना हमारे यहाँ लोग। जी, हमारे यहाँ किताबों में लिखा है कि बुद्ध कुमार है। कुमार कैसे बस है? उसी को बस हाँ, चलाते तो वो रहते हैं आगे। कुमार है। कुमार तो है, कुमार वो है जो नई चीज़ों के साथ में, आपका जो बेटा बेटी है, आप उससे जब बातें करते हैं तो आपको लगता है कि आप एंशिएंट हैं, क्योंकि वो नई बातें कर रहा है। जी हाँ, तो बुद्ध वो ग्रह है जो दुनिया में जो हो रहा है उससे बियॉन्ड जाके बात कर रहा है, आगे की बात कर रहा है, इसलिए उसको युवा बोलते हैं। सही यहाँ लिखा है कि यदि हम विशेष ध्यान दें तो बुद्ध के व्यवहार में निर्लिप्तता और भावी शून्यता स्पष्ट दृष्टिगोचर होती है। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि बुद्ध प्रधान लोग बहुत ही प्रैक्टिकल होते हैं, जहाँ भावनाओं का कोई स्थान ही नहीं है। देखिए, अगर हमको कोई बात सिद्ध करना है, लॉजिकल बात करना है, अगर मान लीजिए आप कोर्ट में जा रहे हैं, कोर्ट में जाके, या आप संविधान की कोई बात कर रहे हैं, जब भी आप कोई न्याय संगत बात करते हैं या वैसे ही न्याय संगत बात करते हैं, तो आप वहाँ पर भावनाओं से काम नहीं ले सकते। बिल्कुल नहीं। तो वहाँ पर आपको वस्तु स्थिति जो है, जो एक्चुअल फैक्चुअल स्थिति है, जी वो आपको बात करना पड़ेगी। वहाँ आप ये नहीं कह सकते कि मेरा भाई है, ये मेरा बेटा है, मेरी पत्नी है, मेरा पति है। जी अगर मान लो किसी के बहुत ख़ास व्यक्ति ने कोई मर्डर किया है और आप उसका इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं,
तो आप वहाँ पर इमोशनल नहीं हो सकते। जी कई बार फिल्मों में दिखाते भी तो है ना, वो अपने भाई को पकड़ लेता है, बाप को पकड़ लेता जी है, हाँ। तो वो ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि लॉजिकल बात जो है, फैक्चुअल बात है, उसके साथ होना पड़ेगा। तो वहाँ पर इमोशन की बात नहीं है, क्योंकि दूसरे आदमी ने कि इमोशन के साथ में अत्याचार किया हुआ है। जी हाँ। जिसने भी गलत किया हुआ है या गलत हो रहा है या गलत सहा जा रहा है, जो भी स्थिति हो, जी जी कि वह गलत हो रहा होता है, गलत सहा जा रहा होता है और हमको पता भी नहीं होता। जी अगर कोई हाँ। बता रहा है तो आई थिंक वो एक अच्छी स्थिति है। इसलिए बुद्ध व्यवहारिक है। व्यवहारिक होना या प्रैक्टिकल होना एक तो सगुण है। इसको हम, वो तो इसके लिए निर्लिप्त होना पड़ेगा। यू कैन नॉट बी वन साइडेड। बिल्कुल। अगर इस साइड हो गए तो आप न्याय कैसे करोगे उसके साथ? दूसरी तरफ यहाँ ये लिखा है कि जहाँ सृजन है वहाँ विध्वंस भी दूर नहीं रहता। मतलब सृजन है तो विध्वंस भी है। अतः विपरीत बुद्ध शक्ति और सामंजस्य को भंग करने के लिए अपनी विपरीत सोच और तार्किकता का भी प्रयोग उसी उग्रता से करता है। ये विपरीत बुद्ध की जो बात की है शायद अशुभ बुद्ध की बात की होगी। नहीं नहीं, अशुभ बुद्ध की बात नहीं हो सकती। तो फिर यहाँ किस तरह की परिपक्वता का देखिए, प्रमाण मान मिल रहा लीजिए है? एक छोटी सी कहानी है इसमें। जी हाँ। एक कहानी ले लेते हैं, उससे बात समझ में आ जाएगी। एक लड़का है, उसे जेब काट ली हाँ जी। एक दूसरे लड़के की जिसकी नौकरी लगी थी। वो 20-22 साल का था, उसकी इंजीनियर होकर नौकरी लगी। एक दूसरे उसी उम्र के लड़के ने उसकी जेब काट ली। मामला कोर्ट में गया। जी तो कोर्ट में गया तो उसने बोला कि इसने जेब काट ली। मामला तय नहीं हो रहा था। तो जो जिसने जेब काटी वो बोलता है कि साहब मैं तो रोड पे पैदा हुआ, मेरा बाप कौन है मुझे नहीं मालूम, बचपन में मैं कार्य साफ करता था और फिर मेरे को लोगों ने जेब काटना सिखाया तो मैं जेब कतरा हो गया। और ये अपना रोज़ मैं इसको देखता था इसी रोड से, ये इसकी कार में जाता था पढ़ने लिखने और मेरे पास आज खाने को पैसे नहीं थे तो मैं इसकी जेब काट ली। मैंने इसकी जेब काट ली तो मुझे सजा क्यों होना चाहिए? मेरी स्थिति देखो। अब कोर्ट बड़ा परेशान है। ये मामला करते 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 हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट से वर्ल्ड कोर्ट में भी डिसाइड नहीं हुआ क्योंकि दोनों स्थितियाँ एक सी हैं। तो ये बुद्ध है। बिल्कुल। उसका प्रतीक जो है, जहाँ हमने बोला है कि जब आप प्रतीक की बात करेंगे अगला, तो वहाँ पर दोनों एंटीना बराबर हैं। तो वो कह रहा है कि एक ने बोला कि मैंने चोरी की, मेरी स्थितियों ने चोरी कराई। वो कहता है मैं पढ़ा लिखा, आंखें ख़राब की, मैंने जब ये मज़े कर रहा था तब मैं अपना पढ़ता था लिखता, तो ये मेरी जेब क्यों काटेगा? वो कहता है मैं रोटी खाने के लिए रोटी नहीं खाऊंगा तो और करूँगा क्या? यही मिला मेरे को, जेब काट ली मैंने। दोनों का तर्क बराबर है। ये तर्क तय नहीं हो सकता। तो यहाँ पर बुद्ध जो दोनों बातें करता है, तो इधर भी बात कर रहा है, इधर भी बात कर रहा है। इसलिए जितने कोर्ट्स हैं इस दुनिया में, वहाँ मामला कोई तय नहीं होता। जी जी। और जब वो कोई भी जज या जुपिटर उसको तय कर भी देता है तो भी लोगों के मन में डाउट रहता है कि यार ये न्याय ठीक नहीं हुआ। किसी भी न्याय पे कभी भी ये लोग नहीं बोलते कि ये न्याय पक्का होगा। जो डिफीटेड पार्टी है वो इस बात से खिलाफ है कि इसने जज ने गड़बड़ कर दी है, बिल्कुल। या ये न्याय ठीक नहीं हुआ, क्योंकि तर्क दोनों तरफ बराबर है। तो ये बुद्ध का रूप है। तो आपने जो यहाँ सृजन और विध्वंस की बात की, इसका बुद्ध से क्या तो ताल्लुक है? वो लड़का सृजन कर रहा है जो पढ़ रहा है, अच्छा। इसके साथ विध्वंस ही हो रहा है। जी जी जी। और दोनों में तर्क दोनों में वितर्क तर्क वितर्क हो रहा है। दोनों कह रहे हैं कि मैं चोरी नहीं करता तो मैं क्या करता। वो कहता है मैं पढ़ रहा था तो मेरी चोरी क्यों करेगा? क्यों करेगा चोरी? मैंने थोड़ी चोरी की। मैं तो कंपटीशन के बाद इतने कॉम्पीट करके मैं यहाँ आया, ये मेरी जेब क्यों काटेगा? तो कहता है कि मैं जेब नहीं काटता तो मैं करता क्या? मुझे पढ़ने दिया नहीं किसी ने, मुझे बातने दिया नहीं। तो उसके अंदर पूरा विध्वंस है, अंदर रिएक्शन है। जी, अब क्लियर। दोनों तरफ बुद्ध अपना बराबर खड़ा हुआ है। ये बुद्ध है। इसलिए जब तर्क वितर्क होता है तो कहीं नतीजा नहीं निकलते हैं। जी हाँ। टीवी में भी डिबेट दिखती हैं, कुछ होता है? कुछ नहीं होता, बकवास कुछ होती है। नहीं। हाँ। सर, सूर्य के पास जो भी ग्रह होता है वो अस्त हो जाता है जब अंशात्मक उसमें नज़दीक हो, उनके डिग्री के नज़दीक हो तो वो ग्रह अस्त हो जाता है और अपने फल देने में निष्फल भी हो जाता है। अब बुध की बात करें तो वो ग्रह मंडल में जो है सूर्य के नज़दीक ही पाया जाता है और अक्सर अस्त मिलता है। तो यहाँ इसके प्रभाव बने रहेंगे। हाँ, यहाँ भी अस्त का दोष मानेंगे? नहीं, अस्त नहीं होता है यहाँ पर, वो अस्त नहीं होता। और पहले तो हम बोलते थे कि 11-12 डिग्री पे अस्त होता है। हाँ जी। अब जो है नई रिसर्च होके आई है, विद इन 1 डिग्री हो तो यस, उसको हम कम्बस्ट बोल सकते हैं। ना कि पहले वाली कितनी 6 है, 8 है, 12 ऐसे कुछ है,
मेरे को शायद नहीं याद, 12 है। 12 के आसपास है ना। तो पहले वाला तो ख़त्म हो गया क्योंकि नई रिसर्च जो की हुई है, लोग तो पढ़ते लिखते नहीं ना रिसर्च करते हैं ना। मैं भी श्योर नहीं होगी 12 मैं भी नहीं मालूम, लेकिन एक डिग्री पे तो यस। जी जी। और उसके बाद भी बुध चूँकि अस्त ग्रह भी रिजल्ट देते हैं, उनका पैटर्न अलग है, उनका पैटर्न अलग है, रिजल्ट तो अवश्य देते हैं वो। सर अब बुध के रेखांकन की बात करते हैं तो यहाँ आपने बताया कि संवाद का स्रोत बुध के साथ ही ग्रहों के रेखांकन जटिल होने लगते हैं। बुध के ज्यामितीय रेखांकन को 3 भागों में बांट कर देखते हैं। जैसे पहले व्रत है, उसके ऊपर एक अर्धवृत्त बना हुआ है और नीचे जिसे हम 2 एंटीना के रूप में देख सकते हैं, और नीचे एक क्रॉस है। 3 पार्ट में उसका रेखांकन किया गया है। देखिए अब जो राउंड वाला है जी वो तो हम बोल ही रहे हैं कि एटम है, बड़ा हो गया। जी जो ऊपर है, जो 2 एंटीना हैं, पक्ष विपक्ष बराबर हैं, उन दोनों में डिबेट हो रहा है। और जो नीचे जो है क्रॉस है, क्रॉस मतलब यूनिवर्सल होता है। जैसे मैंने आपके अभी एक एग्जाम्पल दिया कि ये वो कहता है कि मैं चोरी नहीं करता तो क्या करेगा, दूसरा कहता है ये चोरी क्यों करेगा। तो दोनों के बीच में अब अंत में जो क्रॉस है, तो आपको ये मालूम पड़ेगा कि दोनों ही सही हैं, लेकिन कुछ और करना पड़ेगा। तो जो डिप्राइव्ड लोग हैं या सोसाइटी है, उसके लिए अगर कुछ किया जाए तो शायद इस दुनिया में एक और दुनिया का इवॉल्व हो सकती है, ऐसा। तो आई थिंक जो है, लेकिन जब भी कोई तर्क से बात इस्टेब्लिश हो जाती है तो फिर वो एक सूत्र बन जाता है, वो फार्मूला बन जाता है, वो नया डिक्टम बन जाता है, वो सिद्धांत बन जाता है। तो सिद्धांत को सब मानने लग जाते हैं। सर आज हमने आपसे जाना बुध और मंगल के बारे में। अभी तक जो हम बुक में पढ़ते थे और जो उसके परिणाम निकालते थे, तो आज की जो चर्चा हुई एक अलग ही व्याख्या निकल कर सामने आई। इस तरह हम अन्य ग्रहों के बारे में भी आपसे चर्चा करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।